थिएटर एक ऐसी सपनों की दुनिया जो हमें हंसाती भी है तो कभी रुलाती भी है, कभी अपनी भी बन जाती है तो कभी बेगानों जैसा सलूक भी करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि ओझा। दर्शकों, आज आप समझ ही गए होंगे कि मैं थिएटर की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज जो पर्सनैलिटी हमारे स्टूडियो में आई है वो थिएटर से ऐसे जुड़े हुए हैं कि उन्हें थिएटर से जुदा करना और थिएटर को उनसे जुदा करना बिल्कुल नामुमकिन है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर सुधीर महाजन जी की, जो कि थिएटर में डॉक्टरेट किए हुए हैं। और अब आप जान ही सकते हैं कि इनसे अच्छा कौन हो सकता है जो हमें थिएटर पे इतना अच्छा जो है बात कर सके। और उसके साथ साथ वो JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस में बतौर सीनियर ड्रामा इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं। उसके साथ साथ एक बेहतरीन एक्टर भी हैं, वो कथक डांसर भी हैं, सिंगर भी हैं, बेसिकली ऑलराउंडर है। और सबसे और अहम बात, वो एक दमदार आवाज के मालिक हैं। जी हाँ, डॉक्टर सुधीर महाजन जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं द राइट न्यूज में। जी, मैं भी राइट न्यूज़ का आभारी हूँ, क्योंकि आपने आज मुझे जहाँ ज़हमत दी है बुलाया है और थिएटर के हवाले से बात होगी। और हिमाग्नि जी थिएटर के हवाले से बात कर रहा हो या कोई डिस्कशन कर रहा हो या कोई वर्कशॉप हो या कोई प्ले हो, बच्चों का कोई कार्यक्रम हो, मतलब उसके बीच में परफॉर्मिंग आर्ट होना चाहिए। तो मैं कभी पीछे नहीं रहता। और आप देख रहे हैं टेम्परेचर क्या है, लेकिन हमारे जो पैशन है वो यही दर्शाता है कि चलो कोई ना कोई तो इस ऐसे समय में जब एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच है वो भी क्यों ना, क्योंकि ज़माना ही ऐसा है, आपको बड़ी सारी चीज़ें देखनी है। और आप जैसे लोग और सामने मेरे आपके सहपाठी सुमन जी हैं, और उनका भी कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं और थिएटर को लेके या उससे जुड़ी हुई विधाओं को लेके आप काम कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको बड़ी बड़ी मुबारकबाद। जी बिल्कुल, हमसे ज़्यादा जो हमारे सर हैं रोहित भट्ट जी, क्योंकि उनके ही नेतृत्व में जो है हम सब चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि आपने थिएटर की तरफ कैसे रुख किया? आपको कब ऐसा लगा कि बस ये जो दुनिया है ये मेरी दुनिया है? देखिए, दो तरीके होते हैं किसी भी विधा में जब आप जाते हैं, खासकर ये विजुअल जो है आर्ट है और परफॉर्मिंग है या फिल्म्स हैं या टेलीविज़न है, रेडियो है। तो देखा जाए तो जब आपकी एक उम्र रहती है जो 20 से नीचे वाली होती है, तो उसमें अगर तो आपके रिलेशन में या आपके घर में माहौल उस तरह का नहीं है, तो जाहिर है कि आप उस मीडियम से फैसिनेटेड हो रहे हैं, वो आपको अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन इसमें भी दो बातें हैं कि एक तो होता है कि एक आदमी प्रॉपर ट्रेनिंग लेके उस विधा में घुसता है, दूसरा है कि उसको लगा कि यार कमाल है, लाइट्स देखो यहाँ कैसी पड़ रही है, यहाँ कितना ग्लैमर है, कैसे गाने चल रहे हैं यहाँ पे, क्या कॉस्ट्यूम पहने हैं, लोगों की तालियां बज रही हैं। तो वो एक ग्लैमर वर्ल्ड को देख के उसके अंदर घुस जाता है, चकाचौंध में खो जाता है। अब आगे बात आती है कि जब आप आए थे चकाचौंध को देख के, लेकिन आप खुद प्लेस करती हैं, सभी लोग करते हैं, तो आपको पता है कि जब ये प्रोसेस हो रहा होता है या प्ले के पहले की जो कंडीशंस होती हैं, जिस तरह के आप रिहर्सल्स करते हैं, एक्टर्स को फोन करते हैं बार बार, वो ग्लैमर जो है वो तब तक गायब हो चुका होता है, क्योंकि जो देखते हैं वो आपका असली प्रोडक्ट होता है। लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है वो एक बड़ी दुखदायक कहानी है। तो उस दुखदायक कहानी से निकल के जो टिका रहता है, बना रहता है, उसको मैं कहूँगा कि हाँ, ये मतलब वाकई इसके अंदर वो स्टेमिना भी है, काबिलियत भी है, और जो उसका पैशन है वो उसको कहीं ना कहीं ज़रूर पहुंचाएगा। पर ऐसा होता नहीं है। अगर 100 लोग आते हैं, चाहे फिल्म में आते हैं या आप इसमें थिएटर में आते हैं, टेलीविज़न में आते हैं,
तो आप अगर इसका डाटा भी आप कलेक्ट करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जब से कश्मीर की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जम्मू के हवाले से मैं अगर इसको कहें कि 44, 5, 6 में यहाँ पे थिएटर शुरू हुआ, तो कंटिन्यूटी में भी अगर हम चलते रहें, कुछ लोग तो है मिल जाएंगे आपको जो 60s में भी काम करते थे जी। 62 में 5 में कुछ लोग तो खैर उम्र हो जाती तो चले जाते हैं, लेकिन आज भी अर्ली 70s के लोग जो हैं वो आपको मैं बता सकता हूँ कि अर्ली 70s के लोग हैं, आज भी थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं, बट वो ग्लैमर को देख के नहीं आए थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो ग्लैमर को, वो एक पैशन लेके कमिटमेंट के साथ आए थे। लेकिन उसी के साथ मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आज 2023 है और 2017 में जो आया होगा या 18 में आया होगा वो आपको आज नहीं मिलेगा, इतना फर्क है जी। डॉक्टर साहब, अभी आपने बात की, पर जम्मू में जो प्रॉब्लम एक मेन है, ये जो भी थिएटर से बंदा यहाँ पे आता है इंटरव्यू करने, उनसे कभी ना कभी मैं ये सवाल जरूर पूछती हूँ। बिल्कुल जी। जब एक डॉक्टर है वो शान से बोलता है कि मैं डॉक्टर हूँ जी जी। अगर कोई बैंक के प्रोफेशन में है तो वो बोलता है मैं बैंकर हूँ, मगर एक्टर का जहाँ सवाल आता है उसको सिर्फ एक्टिंग के साथ साथ दूसरा प्रोफेशन लेना ही लेना पड़ता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है हिमाग्नि जी, ये बड़ा सुनने वालों को भी इसका जवाब पता नहीं कितने % सही होगा या कितने नहीं होगा। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं कि जब आप किसी प्रोफेशन में चले जाते हैं, डॉक्टर तो डॉक्टर कहेगा, बैंकर बैंकर कहेगा, रेलवे में कहने वाला वो कहेगा, और एक्टर को आप कहेंगे कि मैं एक्टर हूँ। और कहाँ पे कह रहे हैं आप जम्मू जैसी जगह पे खड़े होके या कश्मीर जैसी जगह आगे सामने से जवाब आएगा एक्टर तो है पर करते क्या हो। बिल्कुल, वो जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अपनी जगह सही है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि जब भी आपके पास बैकअप रहता है किसी चीज का, कि तो चलो हॉबी के तौर पे इसको कर लेते हैं, नौकरी तो है ही, या डैडी तो कमा ही रहे हैं, मम्मी भी कमा ही रही है, कोई बात नहीं, चलो एज ए हॉबी हम कर लेते हैं। तो वो क्या होता है कि वो उस प्रोफेशन को 100% इवन की 110% देना चाहिए, लेकिन वो तो 50% भी नहीं दे रहे होते, 60% भी नहीं दे रहे होते। और यही कारण है कि आदमी का टैलेंट जो है उसको उस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अपॉर्चुनिटी जो है वो कई बार 99% आती नहीं है, 1% आ जाती होगी, लेकिन 99% जो है ना आपको अपॉर्चुनिटी के पीछे जाना पड़ता है, तभी मिलती है। और दूसरा जो मैंने कहा कि जो बैकअप की बात है वो पीछे हम उतनी शिद्दत के साथ, उतनी मेहनत के साथ नहीं करते हैं ताकि हमें सब कुछ हमारे अंदर सिमट जाए। और हम लोग, क्योंकि एक्टर की बात जब आप कहेंगे हिमाग्नि जी, यहाँ तो करोड़ों एक्टर हैं, लाखों हैं, अरबों हैं, लेकिन आप उन लाखों और अरबों से या बीच में कहाँ पे अपनी आइडेंटिटी बना पाते हैं अलग से? आपके पास क्या ऐसा डिफरेंट है जो बाकी वाले लोगों के पास नहीं है? तो एक तो होते हैं कि जिसको आप कहेंगे कि आप किसी की नकल कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो उसमें उस तरह से क्लाउन्स जो होते हैं, क्लाउन्स बड़े मिल जाएंगे, टॉप बड़े मिल जाएंगे कि वो ये दिलीप साहब की तरह जी है और ये शाहरुख खान की तरह है, होते हैं ना, ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी आइडेंटिटी कोई नहीं होती है। तो जब तक वो आदमी 110%, 125%, 30% नहीं देता है, तो वो फिर वही वाली बात है, बैकअप वाली बात, जाता है, थोड़ी देर करता है और कंफर्ट में आके फिर चला जाता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि जम्मू जैसे शहर में उस तरीके से, जिस तरीके से ये हमारा वर्ल्ड है दूसरा, उस तरीके से यहाँ पे चांसेस नहीं है। मैं आपको बता दूं कि पूना में या बंगाल में या महाराष्ट्र में, गुजरात में, वहाँ आप एक प्ले तैयार करते हैं तो उस प्ले के 3 शो जो हैं या 4 शो जो है, स्टेज प्ले की बात कर रहा हूँ, वो हो रहे हैं और वो सालों साल चलते भी हैं। एक्टर को पेड होता है वहाँ पे, इतने पैसे आपको। यही बात आपसे करने वाली है कि एक मेन कारण फाइनेंशियली भी होता है। एक एक्टर जो बहुत बेहतरीन एक्टर है वो चाहता है कि वो इस फील्ड में ही अपना कुछ नाम बनाए या कमाए, पर समाज का इतना प्रेशर या उनके घर वालों का इतना प्रेशर होता है कि वहाँ से कितना ही मिल रहा है तेरे को, तू अभी क्यों जा रहा है। मैं जम्मू की बात कर रही हूँ फिलहाल,
इसका क्या समाधान है कि हमारे जो यहाँ जम्मू के एक्टर्स हैं, बेहतरीन एक्टर्स हैं, वो कहीं भीड़ में खो ना जाए? हाँ देखिए, ये जो आप बात कर रही हैं, पहले तो मैं उनसे ये कहूँगा, जो इस तरह का सवाल करते हैं, चाहे वो घर वाले हैं या बाहर वाले हैं, रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, एक आदमी जो है वो एमबीबीएस की बात करिए, जो एमडी की बात करिए, किसी की भी बात करिए, जो भी आदमी जिस प्रोफेशन में है, तो वो आप देख रहे होंगे कि कितना टाइम उसको डिवोट कर रहा है, ठीक है। उसका कैलकुलेट कर लीजिए कि एक हफ्ते में वो कितने आवर्स जो है उस काम को दे रहा है। और जो थिएटर वाला है, थिएटर वाले की रिहर्सल्स होती है 5 बजे शुरू या 4 बजे। कई बार वो आते नहीं हैं, आते हैं तो फिर नखरे हैं, और उसके बाद फिर 1 महीना तक आप रहते हैं, और उसकी कैलकुलेशन करिए कि 1 महीने में वो 15 दिन आया था, और 2 घंटे 1.5 घंटा आपकी रिहर्सल चली थी, और उसके बीच में उसका काम कितना था। मुश्किल से अगर आप टोटलिटी में करेंगे ना, तो वो मुझे नहीं लगता है कि वो 4 घंटे भी होगा। और 4 घंटे अगर मान लिया कि 1 साल में, 1 महीने में आपने 10 घंटे भी लगा लिए, तो 10 घंटे को मल्टीप्लाई कर लीजिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कोई भी इतनी कंटिन्यूटी से नहीं कर रहा है। तो आप बताइए कि 1 साल में आपने कितना टाइम डिवोट किया, और उसके बाद ये कहना कि इससे मिल क्या रहा है। अरे भाई, इसको थिएटर का मतलब खाली ये नहीं है कि आप खाली उसको पैसे के नजरिए से देखें। ठीक है, आपने 2, 3, 4 नाटक किए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आ गए, आप किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, आपकी लाइफ के अंदर बड़े सारे कलर्स आ सकते हैं, आपकी वॉइस सुधर सकती है, स्पीच सुधर सकती है, आपका आई कांटेक्ट सुधर सकता है। तो इतनी सारी चीजें जो है वो तो लेके जा रहा है, और वो कहीं भी किसी भी फील्ड में अगर जाएगा तो ही विल लुक अनदर पर्सन। वो बाकी जैसा नहीं होगा। उसका सोचने का नजरिया भी कुछ और होगा। वो चीजों को परफॉर्मिंग, अगर वो काम भी कर रहा होगा तो उसमें भी वो एंजॉय कर रहा होगा, क्योंकि वो सारी चीजें जो है वहां से मिलती हैं। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा मुझे है कि आप थिएटर को दे कितना रहे हैं और उससे एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी बहुत सारे जम्मू में एक्टर्स हैं जो थिएटर को 101% देते हैं, पर मैं टाइम की बात कर रहा हूँ। जी, वो चाहते भी हैं कि वो इसी एरिया में जाए, पर ये है कि उनको अपना घर भी चलाना है, उन्हें लाइवलीहुड भी देखना है, आगे जाके उनको परिवार भी देखना है। अगर वो मतलब इसमें एज ए प्रोफेशन उसको लेते हैं, तो कम से कम उनको ऐसा होना चाहिए कि मुझे प्रोफेशन बाद में आगे जाके छोड़ना ना पड़े, क्योंकि मुझे कमाना है, इसलिए अब मुझे दूसरी जॉब देखनी पड़ेगी। हाँ देखिए, ये बहुत टफ है, ये मैं अभी आपको कह देता हूँ कि ये बहुत ही टफ है। खासकर जम्मू कश्मीर के सिनेरियो के हवाले से मैं कह रहा हूँ, ये बहुत टफ है। कुछ ना कुछ आज जो जितना भी थिएटर आप देखते हैं, कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा देखते हैं, या कुछ 2-4 गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हैं वहाँ देखते हैं आप, वहाँ उनकी रिपेटरी है, और चंडीगढ़ में भी शायद रिपेटरी थी, या कुछ और भी रिपेटरीज हैं। उनका एक है कि हाँ जी 10,000, 20,000, 30,000 रुपये आपको देते हैं, उसके बाद आपका जो टर्म्स एंड कंडीशन जो होता है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है, और फिर वही एक्टर जो है दोबारा वो सड़क के ऊपर आ जाता है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, रिपेटरी कंपनीज की। और यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, और दुनिया का जितना भी थिएटर है, वेस्टर्न थिएटर को छोड़ के या बाहर के कंट्रीज को छोड़ के, हमारे यहाँ पूरे भारत में थिएटर जिंदा किसने रखा है? वो एमेच्योर ग्रुप ने रखा है, ना कि दूसरे लोगों ने रखा हुआ है। आप करते हैं, जैसे आपने कहा कि आपको क्या मिलता होगा, कोई ऐसा तो नहीं कि 10 लाख रुपए एक एक्टर को रोहित भाटी जी दे रहे हैं, क्योंकि उनको भी कितना मिलता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन अब इसको क्या कहेंगे आप? अगर रोहित भट्ट ये काम नहीं कर रहा होता, कुछ दूसरा कर रहा होता, आप कुछ दूसरा कर रहे होते, तो फिर हालात कुछ दूसरी तरह से होते। लेकिन उसके साथ ये देखिए कि आप कितना एंजॉय यहाँ कर रहे हैं, आप दूसरे काम को भी कितना मतलब क्रिटिकल वे से देख सकते हैं, लॉजिकल थिंकिंग से देख सकते हैं, आपका नजरिया बदलता है। ये क्या कम है क्या? ये भी बहुत बड़ी चीज है। लेकिन उस तरह से सर्वाइव करना मेरा खुद का मानना है कि मुश्किल है। सारी दुनिया ऐसे कर रही है। मुंबई में जितने थिएटर ग्रुप्स हैं, दिल्ली में जितने थिएटर ग्रुप्स हैं, वो अपनी अपनी जगह जॉब करते हैं एज ए हॉबी, एज ए प्रोफेशन, मतलब उन्होंने शायद नहीं लिया है, तो वो काम करते हैं, पैसे उनको जो भी थोड़े बहुत मिलते हैं दिन में वहां से करते हैं। ठीक है, वो 2-3 घंटे वहां देते हैं। यहाँ तो एक्टर मतलब ज्यादा से ज्यादा एरिया जम्मू का है कितना, सतवारी से लेके आप बुड़ी तक आ जाइए, पानतीर्थी से लेके आप सतवारी तक आ जाइए। लेकिन मुंबई में मैं आपको बताता हूँ, लोग 2 घंटे का सफर करके आते हैं और उसके बाद फिर जाते भी हैं।
उनको देखिए। और वही लोग जो है वो बाद में आपको दिखते भी हैं, फिल्म्स में दिखते हैं, टेलीविजन में दिखते हैं, लेकिन वो इतना सैक्रिफाइस तो करते हैं ना। बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब है कि थिएटर में अगर जाना है तो सैक्रिफाइस करनी ही करनी पड़ेगी। सैक्रिफाइस इन टर्म ऑफ टाइम एंड योर कमिटमेंट। जब तक आपको लगता नहीं कि आपके पास कोई बहुत बड़ी उस तरीके से ऑफर आई है कि अब आपको लग रहा है कि अब मेरा काम चल सकता है, चाहे वो टेलीविजन में चल सकता है या फिल्म में चल सकता है या कहीं और जो मीडियम है, या आपने कुछ उस तरह से अपना चैनल बनाया है, उसका कोई 10 करोड़ जो है फॉलोअर्स हो गए हैं, तो उस तरीके से भी आप अगर देखेंगे कि हमारे पास वो भी तो चैनल आ गए हैं ना, टेक्नोलॉजी के साथ भी आप कर सकते हैं उस तरीके से। मेरा वो कहने का मतलब था। लेकिन फुल फ्लाइज अगर आप कहें तो फिर मुश्किल है मेरे हिसाब से, जो मेरा एक्सपीरियंस है। हो सकता है दूसरा बंदा कह सके कि नहीं जी हो सकता है जी, अगर हो सकता तो अच्छी बात है। उम्मीद करते हैं कि आगे जाके ऐसा ही हो, क्योंकि चेंज हमसे ही शुरू होती है। हाँ बिल्कुल होती है, चेंज शुरू आपसे होती है, लेकिन उसको डोगरी भाषा में कहते हैं कि बली लगना है ना। तो बली अगर लग जाए किसी की तो फिर वो दूसरे लोग भी बली दे, तीसरा भी दे, चौथा भी दे, तो कंटिन्यूटी में चला रहेगा काम। फिर देखते रहेंगे कब तक वो होगा, कैसे नहीं होगा, किस तरह से नहीं होगा। और यहाँ भी मतलब अगर आप जम्मू यहाँ के थिएटर की बात लास्ट पे मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, यहाँ पे लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, नौकरियाँ छोड़ी हैं अपनी, और फिर उन्होंने 110% जो है पूरे का पूरा जो है इस फील्ड को दिया है। वो नहीं है फिर घंटा 1.5 घंटा दे के उसके बाद आप एक्सपेक्ट करेंगे। और उन लोगों की हालत वही है, आज भी वही है, जो घंटा 1.5 घंटे की बात कर रहे हैं, वो नहीं, उस तरीके से नहीं हो पाएगा। ये मेरा जॉब छोड़ के इस प्रोफेशन को चुनना, इसका उदाहरण हमारे रोहित सर से बढ़कर कौन हो सकता है। बड़े सारे लोग हैं और भी हैं, लेकिन वही है ना, कमिटमेंट तो वही होती है ना। तो जो वो, क्योंकि वो दूसरा इसलिए नहीं कह रहा कि उसने एक पीछे बैकअप रखा हुआ है, बिल्कुल, और उस बैकअप को वो छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसको बंदी बंधाई इनकम आ रही है कहीं से, परिवार चल रहा है उसका, सब कुछ चल रहा है, तो वो तो बहुत बड़े एक चैलेंज की बात है जब आप लेते हैं। ये कहना डॉक्टर साहब, थिएटर की बात करें तो पहले थिएटर में, अब के थिएटर में और आने वाले थिएटर में कितना चेंज आया है, और आने वाले थिएटर में कितना चेंज आएगा और आगे? देखिए, परफॉर्मिंग आर्ट्स जितने भी है ना, उनको एक बहुत बड़ा खतरा है इस आज के संदर्भ में, क्योंकि पहले आपके पास इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, आपके पास टेक्नोलॉजी उस तरीके से नहीं थी। आज आप अपना मोबाइल आप ऑन करते हैं ना, तो आप एसी में बैठ के बेड पे लेट के दुनिया का कहीं से भी कुछ भी देख सकते हैं। तो उस तरीके से जो आज की जो जनरेशन है, उनका जो टेस्ट है चीजों को देखने का, समझने का, वो थोड़ा क्या बहुत बदल गया है। आप एक आदमी पूरे का पूरा ग्लैमर जो है वो घर बैठे बेड में एसी में बैठ के देख रहा है, और दूसरी तरफ परफॉर्मिंग आर्ट को आप कह रहे हैं कि आप अभिनव थिएटर में आइए, जगटी में आइए, आपको जहाँ से निकलना है मैटाडोर पकड़नी है, फिर वहाँ से उतरना है, फिर वहाँ हो सकता है कि वहाँ गर्मी में आपको बैठना भी पड़े, पीने के लिए पानी भी ना मिले। तो ये उस तरीके से ये भी तो एक चैलेंज है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो चीज़ें हमारा जो कल्चर है, खास तौर पर परफॉर्मिंग आर्ट है, आपकी कितनी सारी विधाएं होंगी, कश्मीरी की, डोगरी की, तो आप क्या कर रहे हैं कि उसका कंपैरिजन जो आप ग्लैमर वहां देख रहे हैं, उसका कंपैरिजन सीधे आप अपनी परफॉर्मिंग आर्ट में देख रहे हैं, जो आपकी वो विधाएं हैं, फोक है जो आपके, तो उसके साथ उसका कंपैरेटिव नहीं करना है। ये संस्कृति है, ये हमारी संस्कार जो है हमारे लोगों के अंदर होने चाहिए, ना कि उसके साथ कंपैरेटिबल होना चाहिए कि नहीं जी ये वो ऐसा नहीं, हम भी ऐसा ही करेंगे। वो तो फिर धीरे धीरे ऐसा आएगा कि जो असली था वो कहीं गुम ही हो जाएगा आपका। तो आपका ये सवाल था कि आने वाले समय में किस तरह से, आने वाले समय में एक सबसे बड़ी बात तो ये हुई है थिएटर के हवाले से कि हम जो चीज़ें जो मैनुअली करते थे, आज वो लैपटॉप लगा के दुनिया भर की साउंड्स चलाते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, लाइट्स के आपको इफेक्ट्स मिलते हैं, एलईडी लाइट्स आ गई हैं, स्पीकर्स बड़े अच्छे आ गए हैं, साउंड सिस्टम बढ़िया हो गया है। और दूसरी बात ये कि जो आप कह रहे हैं कि आवाज़ का जो आप कह रहे हैं, ये माइक सिस्टम तो अभी आया है। अगर आप पारसी थिएटर की बात करेंगे, वहाँ ये सिस्टम होता ही नहीं था। वहाँ पे एक्टर को या एक्ट्रेस तो नहीं कहूँगा
क्योंकि ये एक्ट्रेस होती ही नहीं थी उन जमाने में, वो मर्द लोग ही उनका अभिनय करते थे, हाँ किरदार करते थे। तो उनको यही सिखाया जाता था कि भाई ये जो देखिए, जब वो आधा किलोमीटर जब जो पंडाल बनाया होता था उस तक आपको आवाज पहुंचानी है। तो उनको ट्रेन इस तरीके से किया जाता था, उनको नाचना आना चाहिए था, मतलब गाना आना चाहिए था, अभिनय आना चाहिए था, और आवाज अपनी बुलंद चाहिए थी वहां तक पहुंचने के लिए। आजकल जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं वैसे टाइप नहीं, नुक्कड़ की फॉर्म अलग है, पारसी थिएटर की फॉर्म जो थी वो अलग थी जी। नुक्कड़ तो आप अभी खत्म करके आ गए ना, लेकिन जो पारसी वाला तो थिएटर था वो तो शाम को 6 बजे शुरू होता था तो सवेरे 4 बजे तक चलता था। इतना मतलब जैसे लैला मजनू प्ले हो रहा है या कुछ और हीर रांझा प्ले हो रहा है, बीच में गाने भी चल रहे हैं, बीच में स्किट भी हो रही है, बीच में लोग आके पैसे भी दे रहे हैं, ऐसे उड़ा रहे हैं। मतलब मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, ये 18 मतलब 50 की बात करी है आप, तब तो ये आपका जो गोल्ड था ये भी मुझे लगता है कोई 5 रुपए का 10 ग्राम होगा। और उस वक्त आपको ये मैं बता दूं कि उस वक्त एक्टर की जो पे थी वो कम से कम भी 10 रुपए से 20 रुपए से कम नहीं थी मंथली। आप लगा लीजिए कि 4 तोले सोना आज कितना 2 लाख रुपए का होगा। तो 2 लाख रुपया एक्टर की पारसी थिएटर वाले देते थे उस जमाने में, अगर उस तरीके से किया जाए तो आज तो वो सिस्टम है ही नहीं है उस तरीके से। लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी ने बड़ा कुछ आसान कर दिए। आप मतलब एक्टर जब बोलते हैं तो आप घर से बड़ी सारी चीजें मैनेज करके चले जाते हैं, आप बैकग्राउंड कुछ चला सकते हैं पीछे से, है ना, इफेक्ट्स दे सकते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी ने हमारा सपोर्ट किया है बहुत ज्यादा। जी डॉक्टर साहब, आप एक कथक डांसर भी हैं। जी मैडम जी। इसकी तरफ आपका कैसे रुख किया? देखिए, ये मैंने पहले कहा ना कि ये परफॉर्मिंग आर्ट जो है ना, इसमें जितना आप घुस जाएं, और आपको ये भी नहीं पता होगा कि मैं योग में MSc हूँ, मैं मास्टर ऑफ किया है मैंने, म्यूजिक में भी हूँ। लेकिन जब आप थिएटर करते हैं, थिएटर एक ऐसा आर्ट है जिसमें सभी चीजें जब तक ना आपको मास्टरी नहीं मैं कह रहा, लेकिन उनकी एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझ, हाँ एक्टर गा रहा है, क्या उसका सुर ठीक चल रहा नहीं चल रहा, ये आदमी मूवमेंट ले रहा है, क्या इसकी गति जो है बराबर जा रही है, पेस बराबर हो रही है या नहीं हो, कहीं जरक तो नहीं आ रही इसमें। तो जब तक आपने सेट लगाया तो उसकी डायमेंशन आपको देखनी है कि यार इसकी डायमेंशंस ठीक है। तो ये सारी बातें अगर उस निर्देशक को, चाहे एक्टर हो, अगर सारी चीजें नहीं समझ होंगी तो फिर वो उसके अर्थ जो है ना चीजों के, वो कुछ और निकलने लगते हैं। आप दिखा कुछ और रहे हैं और ऑडियंस जो है इंटरप्रेट जो है कुछ और कर रही है, तो फिर आपकी मेहनत का फायदा क्या हुआ। तो ये इसलिए मुझे लग रहा था, मैं आज का नहीं इन चीजों के पीछे पड़ा हूँ, बड़ी पुराना पीछे पड़ा हूँ। लिटरेचर, अभी मेरी किताब आ रही है, एक मेरे 20 नाटक, 15 तो अभी आ रहे हैं, दूसरी भी है। लिखना का भी मुझे बड़ा वो है, पैशन है बड़ा ज्यादा। तो ये सारी बातें, चीजें जो है जितनी भी हैं, ये थिएटर के अंदर जो है आनी चाहिए, होनी भी चाहिए। आज आप कर रहे हैं तो कल को आपसे कोई बच्चा पूछता है कि मुझे ये बात बताइए, ये मुझे नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही। एक तरफ आप क्लेम करेंगे यार मैं तो 1990 से थिएटर कर रही हूँ, लेकिन कर तो आप 1990 से कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं जी? वही वाली बात, थिएटर कर रहे हैं। अरे भाई कर रहे हैं तो हमें बताओ क्या कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए। और ये खाली लेक्चरबाजी भी मतलब जो है वो एक अलग बात है। कोई कहे कि नहीं जी मैं ही महान हूँ, मैं ही सब कुछ है, थिएटर में ऐसा नहीं होता। थिएटर में टीम वर्क है, हर आदमी का, हर बैक स्टेज का जो भी बंदा जुड़ा है उसकी अहमियत है, उसकी इम्पोर्टेंस है, दैट इज अ टीम वर्क। बिल्कुल ये क्लेम कभी नहीं करना चाहिए कि ये जी मेरी तरह से हुआ है, या मैं ही, हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं आप मर्जी जाइए। एक शिप चलाते हैं तो वहां भी तो एक कप्तान होता है, सब कुछ होता है भाई, सब कुछ लेके जाता है। ये जिम्मेवारी किसी ना किसी के ऊपर तो डालनी ही है। लेकिन वही वाली बात है ना, यहाँ में मिल जाते हैं लोग 70 साल से, अभी हमने किया 1960 में हमने पहला नाटक किया था, फिर उसके बाद 1990 में किया जाके 30 साल चले गए, उसके बीच में कुछ हुआ ही नहीं। 90 के बाद फिर 2023 में फिर आ गए। हाँ जी, हमारा फिर एक्सपीरियंस जो है गिनाने लगते हैं कि यार 70 साल हो गए करते हुए, तो वो नहीं होता ना। इसको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए और अपडेट करना चाहिए मेरे हिसाब से। जी जी हाँ जी जी। कोई सवाल आपका? जी,
डॉक्टर साहब, आपने कई वेस्टर्न जो प्लेज हैं जी जी वो ट्रांसलेट भी किए हैं हाँ, डोगरी में, तो द- आपको ये प्रेरणा कैसे, आपको आइडिया कैसे आया? ये देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जैसे माइस एंड मैन है, ये कुछ क्लासिक प्ले है, जी या राशोमान गेट है, ये भी एक क्लासिक प्ले है। जी अगर दुनिया के बेस्ट अगर आप फिल्म्स देखेंगे तो वहाँ सत्यजीत रे और राशोमान गेट के जो डायरेक्टर हैं कुरुसावा, तो ये वर्ल्ड की क्लासिक फिल्म्स हैं जी ये सबको देखनी चाहिए। पाथर पंचाली जो है सत्यजीत रे की, तो ये कई बार क्या होता है कि हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे जो इस मिट्टी के साथ जुड़े हुए लोग हैं, हो सकता है उनको कोई ना बताए, कुछ ना करते, क्यों ना उसको अडॉप्ट करके अपनी लैंग्वेज में उनको बताया जाए। इसके पीछे बस इतनी सी बात है जी। कि उनके साथ रूबरू होना, उनको बताना। बिल्कुल डॉक्टर साहब, शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। पर एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी। आखिरी क्यों जी, आप तो अभी जितने मर्जी पूछिए, आप कोई बात नहीं। इस दमदार आवाज के पीछे राज क्या है? हाँ, ये वैसे मैंने आज तक किसी को बताया तो नहीं, लेकिन आप सीक्रेट पूछ रहे हैं कि बताइए। तो इसका मतलब ये TRN एक्सक्लूसिव है। हाँ, TRN एक्सक्लूसिव है। इसमें एक तो होता है कि आपका गुरु आपको अच्छा मिलना चाहिए, जी और दूसरी आप जो भी काम करते हैं, अगर आपको चाहिए कि आपकी वॉइस अच्छी हो, आपकी स्पीच अच्छी हो, जी तो मेरा ये मानना है कि उसको मैकेनिकली या टेक्निकली नहीं लेना चाहिए। उस चीज़ के पीछे आपकी डिवोशन, जिसको आप श्रद्धा कहते हैं ना, जी जितनी ईश्वर के प्रति आप कहीं मंदिर में चले जाते हैं, मस्जिद में, तो आप एक श्रद्धा भावना लेके जाते हैं। उसी तरह से जब आप किसी चीज़ को अचीव कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे भी एक श्रद्धा भावना होनी चाहिए। जैसे योग में अगर आप योग ऐसे ही मैकेनिकली टेक्निकली करते जा रहे हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है जब तक उसके पीछे आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास, डिवोशन ना हो। बिल्कुल। तो तभी तो आपके रोग भागेंगे ना। तो आप चलते चलते भी योग कर रहे हैं, वो तो मतलब आपके मंकीज भी देखते हैं, मंकी से बढ़िया कौन कर सकता है, जी लेकिन उनको तो किसी तरीके का वो नहीं, फायदा नहीं होता है। साल्वेशन होता, क्योंकि उनको वो तो है ही उसी तरीके से, जी। आदमी उस तरीके से नहीं बना हुआ है, लेकिन उसके पीछे फिर श्रद्धा चाहिए। और यही है कि एक तो बताया था कि आपके जो टीचर्स होते हैं, बिल्कुल। वो आपको बताते हैं कि यहाँ आप गलत कर रहे हैं, यहाँ आप ठीक करिए, यहाँ गुंजाइश है यहाँ हर चीज़ की, तो वो सबको नहीं मिल पाते हैं, या मिल भी पाते होंगे तो लोगों के पास वो नज़र भी नहीं होती कि टीचर क्या कह रहा है और मुझे किस तरीके से मुझे करना है जी। ताकि मेरी इम्प्रूवमेंट हो जाए। जी शुरू से तो ऐसा कोई भी नहीं होता। जी, बिल्कुल। और मेरा ये भी मानना है, मैं अपनी तरफ से आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि बड़ी सारी गलत फहमी होती है लोगों को कि आप जो है ये खासकर परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से या लिटरेचर के हवाले से कि अब मैंने जो है अल्टीमेट हो गया हूँ मैं। कुछ अल्टीमेट नहीं होता है। बिल्कुल। आप जो मर्जी हैं, कल कोई 10 साल का बच्चा आएगा आपसे बढ़िया करके चला जी, जाएगा, तो जी। फिर आप कहाँ स्टैंड करेंगे। इसलिए रोज अपडेट करने की ज़रूरत है, रोज ही डेली कुआं खोदने की जहाँ ज़रूरत से है। ज्ञान मिले वहाँ से हाँ, absorb कर नहीं, लेना उसके चाहिए। बिना कोई चारा नहीं, जी, बिल्कुल। नथिंग, कोई बिल्कुल। चारा नहीं है। और शुक्रिया ऐसा ही डॉक्टर होना साहब, चाहिए। शुक्रिया इतना कीमती समय देने के लिए। ये थे डॉक्टर सुधीर महाजन जी, जिन्होंने थिएटर में वाकई में बहुत काम किया है और अपना सारा समय जो है वो थिएटर को दिया है। ऐसे ही पर्सनालिटी से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहे द राइट न्यूज़ के साथ। और TRN का और आप जितना भी परिवार है TRN का, उनको उन सबको मेरी तरफ से बड़ी बड़ी बधाई कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और इस तरह से आप करते रहेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। शुक्रिया थैंक यू। सर।